हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आईक्यू लेवल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपने को मौका मिला है, क्या है कि अपने जो जब से ये एकेडमी स्टार्ट की है, इस एकेडमी स्टार्ट होने के बाद ये पहला एग्जाम लगा है। और अपनी जो समीक्षा या जांच इन्वेस्टिगेशन यदि अपने क्वेश्चनों की करनी है, अपने वीडियो की करनी है, तो वो किसी के पैरेलल नहीं होती, वो आरपीएससी की पैरेलल होगी। आरपीएससी के, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के, इन्होंने अपने जो सेकंड ग्रेड, आपका सेकंड ग्रेड हुआ है, सेकंड ग्रेड का जो एग्जाम हुए हैं, दो एग्जाम जीके के हुए हैं, जनरल नॉलेज के दो एग्जाम हुए हैं। उन दो एग्जामों से अपने जो क्वेश्चन पड़े हैं, वो पड़े हैं 50 से लेके 55 क्वेश्चन जो हैं, वो मात्र दो एग्जामों के अंदर। और जो आपका जीके का पेपर आया है, अब इसमें हमने वीडियो कितने डाले हैं, उसके लिए भाई माफी चाहते हैं थोड़ा सा। हमने 8 से 10 वीडियो इसके अंदर डाले हैं, जिसके अंदर 4 वीडियो तो आपके प्रश्नोत्तरी के हैं, प्रश्नोत्तरी के हैं। 4 वीडियो जो प्रश्नोत्तरी के डाले गए हैं, उसके अंदर 30-30, 35-35 क्वेश्चन है। तो मुश्किल से 100 क्वेश्चन आपने प्रश्नोत्तरी के डाले हैं। और जो बचे हैं, टोटल 8 वीडियो डाले हैं, उस 8 वीडियो के अंदर 50 से लेके 55 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, जिसको विद प्रूफ ही पेश किया जाएगा। ठीक है। आगे है जो अपने टेक्निकल इंजीनियर हैं, उन्होंने आपके लिए एक स्पेशल गाइडलाइन लिखी है। बोला है कि तन की सुंदरता कटती है, तन जो है उसकी सुंदरता कटती है समय की तेज कटारी से। समय जो होता है वो तन की सुंदरता को कम कर देता है। अपन बार बार यदि निहारते हैं अपने आप को, तो जैसे जैसे समय ढलता जाता है, आदमी की चमक जो होती है वो भी ढलती चली जाएगी। ठीक है। आगे बोला है कि मन की सुंदरता बढ़ती है। मन की जो सुंदरता है वो हमेशा कायम रहेगी, मरने के बाद भी और मरने के पहले भी, मेहनत के संग यारी से। तो दोस्तों, मेहनत जिसने अच्छी की है उसका मुकाम और रिजल्ट अच्छा होगा, और जिसने मेहनत थोड़ी कम की है उसके लिए और मौके हैं जीवन में। जिंदगी जो है हर मोड़ पे मौके देती रहती है। तो अपने जो है आरपीसी के अंदर कितने सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ है, उस पेपर के अंदर आपका पेपर हुआ है 21 और 22 का। जब 24 का आपका रद्द हो गया, इसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रखा है, जो आप देख सकते हो अपनी एकेडमी के चैनल पर जाकर। तो ये जो 21-22 का दो पेपर हुए हैं, दो पेपरों के अंदर आपके आए हैं 100 गुना 2, क्यों 200 क्वेश्चन आए हैं आपके जीके के। उन 200 क्वेश्चनों में से यदि अपन ने 55-50 कंप्लीट कर रहे हैं, तो मतलब अपन 25% कवर कर रहे हैं। कितने के अंदर? मात्र 8 से लेके 10 वीडियो तक। यदि आप इसका रेशियो निकालोगे, तो मेरे ख्याल से अपन खुद पढ़ते हैं अपने अच्छे तरीके से, उससे भी बेटर रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है। तो अब अपन चलते हैं कंप्यूटर की और लैपटॉप की अपनी जो स्क्रीन है उसके ऊपर चलते हैं और अपने क्वेश्चनों को एनालिसिस करते हैं। ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी जो लैपटॉप स्क्रीन है उस पर, और आप अपने मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन पे आइए। देखते हैं कितने क्वेश्चन अपनी आईक्यू लेवल एकेडमी से आए हैं। काल बैसाखी से संबंधित है, तो काल बैसाखी से संबंधित किसका है? हमने देखा था कि काल बैसाखी से आपका वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल है, वो काल बैसाखी से संबंधित है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया? काल बैसाखी से संबंधित पश्चिम बंगाल हो गया। ये अपना आईक्यू लेवल एकेडमी का लोगो है, इसको आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब तो अपना भी हक बनता है यार। आगे अपना जो ये आंसर आया है इसका, तो इसका आंसर देखिए आप में। मैंने ये सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर डाला है और उसमें 18 नंबर का डाला है कि मैं कोई गलत नहीं लिखूंगा, क्योंकि गलत तो हो सकता है माइंड में गलत छप जाए, मैंने ऐसा बोला भी था उस टाइम पे। तो देखिए, आपको बोला था बारदोली छीड़ा असम में बोला जाता है, वेस्ट बंगाल में काल बैसाखी बोला जाता है। ठीक है। फिर असम के अंदर चाय वर्षा बोली जाती है, केरल में केरल के अंदर आमर वर्षा का नाम आया था। तो ये जो आमर वर्षा का नाम केरल के अंदर आया था, तो ये यहाँ से आपके दो क्वेश्चन हो गए। एक वेस्ट बंगाल काल बैसाखी का हो गया पहले पेपर में, दूसरे में केरल से आमर वर्षा हो गई। कर्नाटक में चेरी ब्लॉसम और राजस्थान में माउट इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो आपका देखिए यहाँ पे मैंने सीधा सीधा डाल रखा है। दूसरा ये आपके दो क्वेश्चन दो पेपरों के अंदर आए हुए हैं। ठीक है। अगला जो आता है आपका क्वेश्चन, अगला आता है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो नाथुला दर्रा जो था, मैंने बताया था कि ये सिक्किम में है, इसके ऊपर पूरी कहानी भी बताई थी किस टाइप से है। इसका एक क्वेश्चन पेपर लेके आया था मैं। क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि नाथुला दर्रा जो है वो किसके मध्य है, तो मैंने बताया था कि भारत और चीन के मध्य है। फिर इसका पूरा उस टाइम पे बताया था कि ये सिक्किम के अंदर है। सिक्किम के अंदर जो अपना डोकलाम क्षेत्र को लेके विवाद हुआ था चाइना के साथ, वो भी यहीं पे पास में पड़ता है, और सबसे ज़्यादा भारत चीन का जो व्यापार होता है वो भी इसी रास्ते से, इसी दर्रे से होता है, इसी पास से। मैंने सारे जो पास थे उसको याद करने के शिवा हिमाचल में रहती है, फिर उत्तराखंड के थाने में ली, तो मैंने आपको बोमडिला, बोमला, फिर साउथ के सारे दर्रे जो हैं वो बताए थे। फिर आता है आपका कि ध्वनि तीव्रता के मापन की इकाई क्या है? मैंने कहा था कि ध्वनि तीव्रता जो है उसके मापन की इकाई जो है वो डेसिबल है।
जैसे ही अपना टॉपिक आता है कि पर्यावरण मुद्दे और रणनीतियाँ, उसके अंदर मैंने ध्वनि प्रदूषण के अंदर स्पेशल पढ़ाया था कि मनुष्य जो है वो 40 से 60 डेसिबल की सुन सकता है। उसकी तीव्रता का जो मापन है वो क्या है, डेसिबल है। वो 17 मीटर तक अच्छी तरीके से सुन सकता है, सबसे अच्छी सुनेगी। जैसे आंखों की जो होती है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी तक अच्छा देखता है। फिर मनुष्य 20 से लेकर 20,000 हेर्ट्ज तक की सुन सकता है। उसके बाद ध्वनि की चाल बताई थी, कौन कान के ऊपर कितना असर रहता है, तो कान के ऊपर इसका 1/10 सेकेंड का असर रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मौसिनराम किस राज्य में है। मैंने कहा था मौसिनराम मेघालय के अंदर है। तो मेघालय के अंदर जैसे ही अपन देखते हैं किस हिसाब से, देखिए मैंने ये पूरा राजस्थान का और पूरा भारत का नक्शा बनाया था। तो ये आप 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि संसार की अधिकतम वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है। मैंने कहा था कि ये जो सैवनीय रूप में, पर्वतीय रूप के अंदर वर्षा होती है। फिर इसके अंदर मैंने देखो चेरापूंजी का बताया था, चेरापूंजी के बाद में मासीनाम का बताया था कि आजकल मासीनाम में होती है, और मासीनाम कहाँ पड़ता है, आपके मेघालय के अंदर पड़ता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं अपन। अगले क्वेश्चन में देखिए, राजस्थान के किन शहरों में पैरा खिलाड़ियों के लिए पैरा जो स्पोर्ट्स एकेडमी है वो बनेगी। तो देखिए ये जो अपना सीधा का सीधा क्वेश्चन है, ये कहाँ से आया है वो देखते हैं अपन। तो देखिए ये मेरा जो मैंने बजट का टॉपिक आपको करवाया था उसके अंदर सीधा सा सीधा दे रखा है कि जयपुर और जोधपुर के अंदर राजस्थान की जो आवासीय पैरा खेल अकादमी जो है वो बनेगी। ठीक है, आगे अगला जो क्वेश्चन आता है कि बांगडुंग सम्मेलन 1955 में हुआ था। अब ये देखिए अपना कहाँ से आता है बांगडुंग सम्मेलन। बांगडुंग सम्मेलन आता है कि ये मैंने लिखा है कि एशिया अफ्रीका देशों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली 1947 में और दूसरा 1955 के अंदर बांगडुंग के अंदर हुआ था। तो ये कब हुआ था, 1955 के अंदर। आगे जो आपका अगला क्वेश्चन आता है कि आम्र वर्षा भारत के राज्य से संबंधित है। तो आम्र वर्षा मैंने बताई थी कि आम्र वर्षा जो है वो दक्षिण भारत केरल से संबंधित है। ये यहाँ से देखिए आपका सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ से आपका सीधा क्वेश्चन आया हुआ है कि आम्र वर्षा जो है वो आपके केरल से होती है, दक्षिण भारत से होती है। ठीक है, आगे माउट से जो वर्षा होने वाली होती है उनको बोलते हैं। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता, मैंने सारी विशेषताएं बताई थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ सहयोग की नीति होगी, शांतिपूर्ण सहस्थिति होगी, गुटनिरपेक्षता की नीति होगी। ये सारी नीतियां इसके अंदर हो जाती हैं। अब इसका जो मैंने सॉल्यूशन बताया था, क्या बताया, देखिए इसके अंदर सारी नीतियां मैंने लिख रखी हैं कि किस किस टाइप से अंतर्राष्ट्रीय शांति है, विदेश नीति है, फिर आपका जो हित लक्ष्य क्या होगा, फिर राजनीति क्या होगी, इसके विदेश मंत्रालय इसको कैसे तैयार करता है, मैं उन्हें उस टाइम पर सारा इसका ब्यौरा बताया था। अब आगे हैं, क्योंकि ये स्क्रीनशॉट है दोस्तों, तो मैंने हर वीडियो के स्क्रीनशॉट लिए हैं। फिर ये है कि निम्न में से बागर टूरिस्ट का जिक्र मैंने न जाने कितनी बार किया है, क्योंकि ये अब की बार बजट के अंदर था तो पूछना जरूरी भी था। तो यहाँ पे देखिए आपको मैंने बागर टूरिस्ट के बारे में, ये देखिए आप बागर टूरिस्ट जो देखोगे तो बागर टूरिस्ट के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा और मैंने घोटिया अम्बा का यहाँ पे जिक्र किया था। ठीक है, फिर आता है अपना अगला क्वेश्चन कि भारत की उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा किस कारण से होती है। ये मैंने बताया था पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। किस वजह से होती है, देखिए मैंने इसके ऊपर पूरी थ्योरी बताई थी आपको, पूरी की पूरी राजस्थान पढ़ाते पढ़ाते मैंने पूरी थ्योरी बनाई थी कि कैसे भूमध्य सागरीय चक्रवातों से उठ के आती हैं, कैसे लौटता हुआ मानसून है भारत के कहाँ कहाँ से होता है। फिर इसको रबी का अमृत राजस्थान के अंदर बोला जाता है, माउथ इसको बोला जाता है। ठीक है, फिर अगला जो आता है अपना वो आता है कि भाई अगला क्वेश्चन क्या था कि भारतीय संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी, ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने कैसे बोला था। मैं उसके बारे में बोला भी था कि इनको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला हुआ है। ये भारत के लिए काफ़ी बोल के गए हैं कि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था। मैंने इस लाइन के बाद में बोला कि इन्होंने बोला कि कांग्रेस भारत है और भारत कांग्रेस है, इंडिया इज कांग्रेस, कांग्रेस इज इंडिया। ठीक है, ये बात इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखी है। ठीक है, फिर आगे आता है कि विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार कब हुआ था, जिनेवा के अंदर, स्विट्जरलैंड के अंदर। ये आप देखोगे तो देखिए मैंने बहुत सीधा सीधा इसको करवा रखा है कि ये कब हुआ था। ये देखिए आपको प्रथम बार हुआ था, मैंने प्रथम लगा रखा है, जिनेवा स्विट्जरलैंड यहाँ पे लिखा है, और 1979 का यहाँ पे मैंने जिक्र किया है। आगे स्पेशल बताया है, आगे बताया है निम्न में से कौन से प्रारूप समिति के सदस्य थे। तो प्रारूप समिति की जहाँ बात आती है, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक से याद करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था। यहाँ पे क्या बताया था कि 3 ए बताए थे, 3 एम बताए थे, इसके बाद आप देखोगे तो एक टी आ जाएगा। तो उसके अंदर कौन कौन से सदस्य थे आप इसके अंदर देख लो। गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण अय्यर थे। आपका करेक्ट आंसर ए और 3 हो जाएगा, 1 और 3 का जो है वो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देख रखा है कि वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, मैंने ये स्पेशल टॉपिक सेकंड ग्रेड के डाले थे कि एक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, क्योंकि मैं खुद स्पेशल पॉलिटिकल साइंस से हूँ तो मुझे ज़्यादा मज़ा भी आता है इसमें।
फिर देखिए मैंने 120 सदस्य, फिर इसका पूरा ब्यौरा मैंने यहाँ पे बताया था। इस वीडियो में और देखोगे तो ये पूरा पेज आपको मिलेगा, और इससे ज़्यादा भी मिलेगा। कि भी इसके अंदर देखिए बेलग्रेड में 1961 में हुआ था, यूगोस्लाविया की राजधानी थी। फिर अब एशिया अफ्रीका देशों के 25 देश सदस्य थे, 120 देशों ने यहाँ पे भाग लिया था, और अंतिम देश था वो अजरबैजान था। और 2019 की जो बैठक हुई थी वो आपकी अजरबैजान के अंदर हुई थी। अब मैंने 7वीं बैठक की बात की, और मैंने जो 23 के अंदर जो बैठक होनी है उसकी भी बात की। ठीक है, आगे है कि किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दो भागों में सीपीआईएम और सीपीआई में बट गई थी। तो ये 1964 के अंदर देखिए मैंने स्पेशल लिखा हुआ है कि 1964, इसका पूरा हिस्ट्री बताया था कि कैसे एमएन मेघवेंद्र नाथ राय ने इसको बनाया था, किस टाइप से ये बनी थी। फिर ज्योति बसु और नमुंद्रीपाद, इन दोनों ने अलग 1964 के अंदर क्या कर लिया था, अलग कर लिया था। फिर मैंने इसका चुनाव चिन्ह बताया था, इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, पवन कुमार चामलिंग सबसे ज़्यादा सीएम रह चुके हैं, जो ज्योति बसु का वेस्ट बंगाल का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, और ये अपने सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के हैं। ठीक है, 24 वर्ष 165 दिन की इसके अंदर मैंने बात की थी। अगला आता है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायत के लिए कितने विषय दिए गए हैं। तो मैंने स्पेशल बताया था कि 29 विषय हैं। अब देखिए मैंने जितना डाला है केवल आरपीएससी वहीं तक पहुंची है। तो देखिए मैंने 29 विषय यहाँ पे डाल रखे हैं कि पंचायतों का जो प्रावधान का है वो 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अंदर हुआ था। नगर पालिका के अंदर 18 विषयों की मैंने चर्चा कर रखी है, इससे ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिख रखा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आता है कि राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसको होता है। तो ये अपने राज्यपाल की बात आएगी। क्यों आएगी, देखिए मैंने यहाँ पे 174 के अनुच्छेद में डाल रखा है स्पेशल कि राज्य विधानमंडलों का जो सत्र है, सत्रावसान और विघटन कौन करेगा। तो विधानमंडल के अंदर मैंने विधानसभा और विधान परिषद दोनों को अलग अलग बांट के बताई है, और यहाँ पे विघटन जो है वो आपका कौन कर रहे हैं, राज्यपाल महोदय कर रहे हैं। ठीक है, अगला जो अपना क्वेश्चन आता है वो आता है कि निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो मैंने जैसे ही जगजीवन राम जी का बारे में जिक्र किया था तो मैंने इनके बारे में बताया था। देखिए यहाँ पे मैंने अंतरिम सरकार का जब जिक्र कर रहा था तो मैंने बताया था कि जो जग के अंदर जिंदा वही रहेगा जो मेहनत करेगा, श्रम करेगा, और इनको श्रम मंत्री बनाया गया था, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनको बना दिया गया था। आगे आती हैं कि कालीबाई जो भील मेधावी छात्रा योजना है, मैंने दो योजनाओं का जिक्र किया था। देवनारायण जी की योजना वो सीनियर लड़कियों के लिए किया था, कॉलेज की लड़कियों के लिए, और उसमें कुछ स्पेशल जाति विशेष हैं। और ये जो अपनी मेधावी छात्रा स्कूल की जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी देने के लिए कालीबाई है। तो मैंने फ्लेक्सिप योजना करवाई है। फ्लेक्सिप योजना के अंदर आप सीधा सीधा देखिए, इसके अंदर मैंने पूरा डाल रखा है। ये है कि राज्य की सभी छात्राओं को आगे पढ़ने के बढ़ाने के लिए स्कूटी देना। तो क्या है इसका मोटिव, क्या था, स्कूटी देना था। ठीक है, आगे है आपका कि राजस्थान में निम्न में से किस जिले में उड़िया का पठार पड़ता है। तो उड़िया का पठार देखिए मैंने किस हिसाब से बताया आपको। मैंने जो टॉपिक डाल रखा है अरावली पर्वतमाला का जो टॉपिक डाल रखा है उसमें सारे पर्वत, सारे दर्रे हैं आपके, कौन सा दर्रे से एनएच वगैरह निकलती हैं, कहाँ से आपका मतलब कितने पठार हैं, वो सारी चीज़ें मैंने, कोई भी टॉपिक मैंने छोड़ा नहीं है, और बहुत इजी तरीके से मैंने समझाया। मैंने देखिए कितना इजी तरीके से समझाया है कि ये उड़िया का पठार है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1360 मीटर का है। गुरु शिखर मतलब पहले नंबर की चोटी और तीसरे नंबर की चोटी जो दोनों सिरोही के अंदर है, तो ये सिरोही के अंदर स्थित है। मैंने स्पेशल यहाँ पे इस चीज़ का जिक्र किया है। आगे आता है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारात सुरक्षित रख सकते हैं। तो सुरक्षित रखने की बात आती है तो मैंने बताया था कि 201 का जो है उसके तहत सुरक्षित रख सकते हैं। अब मैंने केवल 5 विधेयक लिखे हैं यहाँ पे, 5 मतलब आपके अनुच्छेद लिखे हैं। 165 में बोला है कि महाधिवक्ता नियुक्त कर देंगे। फिर अगला 200 में बोला है कुछ विधेयकों को अनुमति दे देंगे, कुछ को रख लेंगे। फिर 201 के अंदर बोला है कि राष्ट्रपति के लिए स्पेशल आपकी जो है राष्ट्रपति के लिए रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए इतना इजी और इतना शॉर्ट तरीका आपको मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है, ज़्यादा चीज़ें नहीं बताई हैं। अब इस क्वेश्चन के ऊपर काफ़ी दोस्त बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक युगम जो है वो सहायक नदी सुमेलित नहीं है। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा जो बड़े जो क्वेश्चन होगा, बड़ी जो नदी होगी, इन सब के अंदर बड़ी और नामिक नदी कौन सी है, चंबल नदी है। इसका अपने को टॉपिक हमेशा कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर बड़ी नदी या बड़ा जो टॉपिक इश्यू दिया होता है हमेशा वही गलत होता है। अब इसका देखते हैं। मैंने नदियों के लिए एक शॉर्ट ट्रिक डाली थी, सभी नदियों के लिए छोटी छोटी ट्रिक डाली थी कि एक जैसे नाम वाली नदियां हैं। देखिए मैंने नीचे लिखा है इसके अंदर कि एक जैसे नाम वाली नदियों की सहायक नदियां याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी कि आपकी गंभीर है वो यमुना की है और गंभीरी दे रखी है यमुना के साथ, तो वो गलत हो गई। यहाँ आपके जो क्वेश्चन है उसके अंदर गंभीरी को यमुना के साथ दे रखा है जो कि क्या है, गलत है। गंभीर
जो है वो आपकी बेडज की है और गंभीर जो है वो यमुना की है। पार्वती चंबल की है। पार्वती मैंने बै को इस जो वर्ड जहाँ पे मिस्टेक हुआ मैंने उसको वो डीपली से आपको समझाया है। मात्र 1-1 मिनट के वीडियो है, सारी नदियाँ हैं और उनकी सहायक नदियाँ आप याद कर सकते हो। अगला देखिए, मैंने चंबल नदी की सहायक नदियाँ याद करने का एक सूत्र भी डाला था कि माँ गुस्से में आज पापा ने काले घोड़े पर बार बार चाकू से मारा। तो माँ से लेके आपको मारा तक सब क्लियर हो जाएगा इसके अंदर। मात्र 1 मिनट का वीडियो है, शॉर्ट वीडियो है, आप देख सकते हो कभी भी। बुद्धि लब्धि, ये मेरे टेस्ट पेपर का पहला ही क्वेश्चन था, क्योंकि मेरी टेस्ट जो मेरी एकेडमी है उस एकेडमी का नाम भी IQ लेवल एकेडमी है, तो उसके IQ ये आपकी बुद्धि लब्धि हो गई। तो IQ के नाम पे मैंने पहला क्वेश्चन डाला था और ये आपका जो का त्यों आ गया, बस क्रमांक चेंज हुए हैं। मैंने कहा कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है, तो मानसिक आयु वास्तविक आयु गुणा 100 जो है वो आपका बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र हो गया। अगला देखिए दोस्तों कि राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, ये मैंने क्वेश्चन पेपर में डाला है। देखिए आप, तो जैसे ही आप क्वेश्चन पेपर के अंदर जाओगे तो ये देखिए आप 32 नंबर का क्वेश्चन कि घोरसुंडी अभिलेख की लिपि क्या है। मैंने कहा लिपि क्या है, लिपि बर्मा लिपि है और इसके अंदर जो भाषा है वो संस्कृत है। और यहाँ पे बोला था कि राजस्थान की ये पहला अभिलेख है जिसके अंदर संस्कृत भाषा का उल्लेख किया गया है। बस इसी लाइन को उन्होंने घुमा के दे दिया। ऐसे लग रहा है कि RPSC ने भी अपने जो पेपर ये जो वीडियो वगैरह देखे होंगे। तो आगे है कि राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे। मैंने कहा था कि राजस्थान विधानसभा, मैंने देखिए दोस्तों 2 टाइप से पढ़ा रखा है। एक तो अध्यक्षों के बारे में या मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की सारी जानकारियां मिलेंगी, सारी मिलेंगी टॉपिक पे। तो देखिए इसके अंदर मैंने डाल रखा है कि ये दूसरी और तीसरी विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे और ये रामनिवास जी मिर्गा थे, ये सर्वाधिक समय तक विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, अगला इतनी चीज़ें बताई हैं बस इनके बारे में, वहीं से क्वेश्चन आ गया। अगला है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन, ये देखिए मेरा ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ, ऑप्शन भी मेरा चेंज नहीं हुआ। वर्तमान में राज्य मानवाधिकार आयोग के कितने अध्यक्ष हैं, तो वो कितने सदस्य हैं, तो ये यूं का यूं आपके सामने आ गया है। ठीक है, अब अगला आता है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। ये जो समवर्ती सूची की बात आती है अपना ऑस्ट्रेलिया से, तो ये देखिए मेरा कैसे का क्या आ गया है। आप ये देखोगे कि ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली है, संयुक्त बैठक 108 का प्रावधान लिया गया है, संविधान की जो निहित भावनाएं हैं वो ली गई हैं। मैंने इसमें 16 देशों के बारे में बताए हैं और बहुत ट्रिक से आपको याद करना बताया। आप ये वीडियो देखोगे तो बहुत ईजी तरीके से इसको समझ जाओगे। ठीक है, अगला है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है अध्यक्ष को छोड़कर। देखिए अब आप, मैंने क्या क्या नहीं बताया दोस्तों, आपके लिए बहुत किया है यार, ऐसी बात नहीं है। राजस्थान लोक सेवा आयोग जो RPSC है उस वो अपने क्या क्या लिखा मैंने कि इसके अंदर सदस्य संख्या कब कितनी हुई मुझे नहीं पता, मतलब इतना आपके लिए डाला नहीं है। क्यों, ये पता है कि कब कितनी हुई लेकिन ये नहीं है कि डाला नहीं है। मैंने 49 के अंदर बोला 1+2 है, 81 सीधा ही ले आया 1+5 है। वर्तमान में यदि अपन बात करते हैं तो इसके अंदर 2 सीटें खाली हैं, क्योंकि अध्यक्ष तो श्री संजय कुमार जी श्रोत्रिय हैं ही, राजकुमारी गुज्जर है, जसवंत सिंह राठी है, बाबूलाल कटारा है, मंजू शर्मा, संगीता आर्य। यदि मैंने कहा कि यदि औरतों का भी पूछ लिया जाए कितनी महिलाएं हैं, तो 3 महिलाएं इसके अंदर हैं। ठीक है, तो फिर 5 सीटें भरी हुई हैं। आता है कि थार महोत्सव निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाता है। थार महोत्सव की बात आती है कि निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाता है थार महोत्सव। तो थार महोत्सव जो है आपका वो आता है आपका कि अपना जो क्वेश्चन है वो पर्यटन, मैंने पर्यटन के अंदर पढ़ाया है। आप ये ऊपर देखोगे उससे सारी चीज़ें समझ जाओगे। पर्यटन मैंने ये कहा कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट भी लगाया कि ये इम्पोर्टेंट है। थार महोत्सव जो है वो बाड़मेर के अंदर, मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर है, ऊंट महोत्सव आपका बीकानेर के अंदर है। अगला जो क्वेश्चन आता है अपना कि भारत के संविधान में निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। तो 177 का आर्टिकल जो है उसके अंदर ये बातें स्पष्ट कही है। मैंने क्या बात कही है, देखिए कितना इजी तरीके से आपको बताया है कि सदनों के बारे में मंत्रियों और अधिवक्ता के अधिकार 177 में है। बैठक में क्या होगा, देखो तीर लगा के, एरो लगा के मैंने बोला है कि अधिवक्ता बैठक में भाग लेंगे लेकिन मत नहीं करेंगे, मत नहीं करेंगे। सीधा सीधा बताया है, बहुत ईजी थी, एक लाइन थी, आपको सुनने पढ़ने में कहीं से भी समझ में आ सकती थी। मत्स्य संघ में कुल
रियासतें थी, कितनी रियासतों की बात की गई है। तो देखिए मैंने जैसे ही इसका डाला है राजस्थान के प्राकृतिक भूगोल के अंदर, मैंने इसका प्राकृतिक जो भूभाग है इसके लिए एक वीडियो तो मैंने इसके इंट्रोडक्शन पे डाला है पूरी चीज़ें बताने के लिए, जिसमें देखिए मैंने क्या नहीं बताया आपको, अलवर बता दिया, भरतपुर, करौली, धौलपुर, मैंने ABCD तक बता दिया कि अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर जो हैं वो 4 इसके अंदर रियासतें थी और एक ठिकाना था जिसका नाम था निमराना, जो आजकल अलवर में पड़ता है। मैंने सारी बातें इसके बारे में बताई। चोकला नस्ल किसकी है, तो मैंने नस्लों के लिए शॉर्ट ट्रिक डाल रखी है कि निम्न में से कौन सा एक भेड़ की नस्ल नहीं है। फिर भेड़ की नस्लों के लिए एक अलग से डाल दिया कि मामा बाग में सोना है चोखा पूजे, मामा बाग में सोना है चोखा पूजे। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। एक तो आपका चोखला कंप्लीट हो गया, चोखला एक पेपर में पूछा गया था, दूसरे में पुंगल पूछा गया था। दोनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक से कवर हो रहे हैं, मतलब एक मात्र 1-1 मिनट की वीडियो से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्न में से कौन सबसे कम कार्यकाल की अवधि के लिए पद पर रहे। तो मैंने जैसे ही नमो नारायण जी मीणा की जिक्र किया था, यहाँ पे देखिए मैंने सारे सदस्य आपको अलग से लिख के दिए हैं। और इसके अंदर जैसे ही मैंने नमो नारायण जी मीणा की बात की थी तो मैंने बोला कि ये मात्र 6 महीने के, लगभग 6 महीने के लिए बने थे, बाकी सब 1-1 साल के लिए बने। अश्वय अक्षांश का संबंधित है, इसका जिक्र मैंने हजारों बार किया है। अश्वय अक्षांश जो है वो क्या चीज़ है, पवनों से है। देखिए मैंने कैसे इसको सोल्व किया है, वायुमंडल के अंदर बताया है कि पवन की जो तीव्रता है, पवन की जो आपकी तीव्रता है, तो पवन की तीव्रता के अंदर क्या दे रखा है कि आपका उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण जो है वो 30 से 40 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री दक्षिण में। ऐसा क्या होता था कि घोड़े जो लेके जाते थे ना, तो घोड़े ले जाने से आपका उस टाइम पे नाव के अंदर डाल के लेके जाते थे तो नाव डूबने का भय रहता था, डूबने का भय रहता था। तो चक्कर ये पड़ता था कि उस नाव को बचाने के लिए वो लोग घोड़ों को पानी के अंदर फेंक देते थे। 4 पैरों का जानवर होता है, वो डूबता नहीं है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार मैंने बताया था। फिर इनको अश्वत्थामा, फिर आगे जैसे ही सिचुएशन सही आ जाती वापस नाव के अंदर वो बैठा लेते थे। मैंने दक्षिणी गोलार्ध की बहुत बार चर्चा की है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिले। गरजती 40, भयंकर 50 और चिकती 60 जो हैं वो केवल दक्षिणी गोलार्ध में ही चलती हैं। ठीक है, आगे जो है, आगे है कि राजस्थान की किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा का देखिए मैंने कितना सा बताया आपको, इतना सा बताया कि कर्क रेखा राजस्थान का मैप है, उसके अंदर डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों के अंदर से गुजरती है। बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है, गलियाकोट के बिल्कुल ऊपर से गुजरती है। और ये क्या है, कैसे नापी जाती है, क्या सिस्टम है, मैंने पूरा वीडियो इसके ऊपर डाल रखा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुसार भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा की सीटें कितनी थी। तो अजमेर मेरवाड़ा की जो सीटें की बात आती है कि भारतीय संघ की जो विधानसभा है उसके अंदर कितनी थी, देखिए मैंने इसको संविधान सभा के टॉपिक में ही बता दिया था। इसमें देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि 296 सीटें थी, 93 सीटें रियासतों को, ब्रिटिश भारत को, उसमें से 4 सीटें 4 यूटीज को दी गई थी। एक अजमेर, ए से बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग और डी से आपका दिल्ली। ABCD चारों आपके यहाँ से बन जाते हैं। यहाँ से देखिए आप 1-1 सीटें इनको दी गई हैं, मैंने स्पेशल यहाँ पे बताया गया है। फिर आगे है कि जनगणना 11 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ न्यूनतम, तो इसका जिक्र बहुत बार हुआ है कि जनसंख्या यदि न्यूनतम पूछे तो भी बहुत है और जनघनत्व की बात आती है तो भी, तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से आ गए आपके। ठीक है, आगे मेरे यदि आप वीडियो पूरा खोल के देखोगे तो उनमें आपको बहुत से क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये तो क्या है कि मैंने डायरेक्टली जो आपके आंसर सामने लिखे हुए हैं केवल उन्हीं का स्क्रीनशॉट लिया है। यदि आप वीडियो देखोगे तो करीबन 60+ क्वेश्चन आपके टच हो रहे हैं। निम्न में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा, ये आप मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों की स्लाइड खोल के देखोगे तो उसमें कंटिन्यू आ जाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये कवर आपका वहीं से हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तो ये आपका वहीं से कवर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला आता है कि राजस्थान में निम्नलिखित मंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प चुनना है। तो पदभार ग्रहण करने का मैंने इसको क्रम से करवा रखा है, कौन मुख्यमंत्री क्या थे, उसके बाद क्या थे। भैरव सिंह जी थे, वो MP से राज्यसभा सांसद थे, फिर वापस राजस्थान में आए, राजस्थान के अंदर छाबड़ा से इन्होंने विधानसभा चुनाव जीता, फिर इनके बाद इनको CM बनाया गया। सारी लोगों की जानकारियाँ मैंने स्पेशल दे रखी हैं। आगे है कि राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए। ये क्वेश्चन आपको यूं का यूं हूबहू उसके अंदर मिल जाएगा। फिर निम्नांकित में से न्यूट्रल नेशन रिपेट्रेशन
कमीशन का अध्यक्ष मैंने यहाँ पे इनका कृष्णा मेनन जी का जिक्र किया था कि कृष्णा मेनन जी इसके अध्यक्ष रहे थे। राजस्थान मतलब देश के अंदर पहला जो घोटाला हुआ था, वो जीप घोटाला उजागर हुआ था, वो इन्हीं के कार्यकाल में आया था सामने। ठीक है, आगे है कि दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है। ये जब मैं आबू पर्वत अरावली पढ़ा रहा था तो उस पर चर्चा किया था कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो आबू पर्वत के ऊपर स्थित है। आगे अगला जो क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा में, मैंने ये स्पेशल बताया था कि भाग में निर्वाचन नहीं लिया, क्योंकि उसमें 7 ही राष्ट्रीय राजनीतिक दलों ने भाग लिया था। 8वीं जो PS सुगमा की थी वो बाद में बनी थी। और यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो समाजवादी पार्टी है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी का जिक्र नहीं कर रहा था मैं, उस टाइम पे बात कर रहा था आपकी BSP की, बहुजन समाजवादी पार्टी की बात कर रहा था कि वहाँ पे मैंने स्पेशल बोला है कि समाजवादी पार्टी नहीं है, आप BSP करके आना, बसपा है, समाजवादी पार्टी नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना। मैंने बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी 8वें नंबर का राजनीतिक दल है। ये 14 अप्रैल 84 को काशीराम जी ने बनाया था, आपको पता ही है। पहले अध्यक्ष काशीराम जी थे और वर्तमान में मायावती है। चुनाव चिन्ह इनका हाथी है। बहुत शॉर्ट नोट्स बनवाएं, बहुत शॉर्ट नोट्स बनवाएं। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको ऐसा लगे कि हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और क्योंकि तुलना जो होती है वो किसी स्टूडेंट से नहीं होती, वो आपकी तुलना जो होगी वो आपके खुद के करने से होगी या फिर अपनी जो RPSC से तुलना होती है। तो RPSC ने देखो अपने जो क्वेश्चन है मात्र कितने दिन हुए, जैसे ही अपना मतलब एकेडमी चालू हुई है तो ओनली एकेडमी के बाद चालू होने के बाद ये पहला पेपर था, और पहले पेपर में हमने 8 से 10 वीडियो डाले हैं, उसके अंदर मात्र आपके 50 से 60 क्वेश्चन उसके अंदर आपके डायरेक्टली